रिक्वेस्ट करूंगा रमन सर से कि हमारे जो जेके सिंह सर आए हैं उनको फेलिसिटेट करें और एक बुके गिफ्ट करें प्लीज। ही इज वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर्स इन लखनऊ। मैं जग्गी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे एसबीआई के तुलिका मैडम को फेलिसिटेट करें स्टेज पर प्लीज। मैं हमारे चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीजीएम मिस्टर रावत सर को वो फेलिसिटेट करें फायर सेफ्टी रेगुलेशंस, जिस पे मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ नॉलेज शेयर करें हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आई वुड रिक्वेस्ट देम प्लीज सर, आप अगर चाहें तो वहीं से सर हम लोग माइक सर। थैंक यू सर। Fire safety is a subject matter of awareness and urbanization. हम लोग तब तक किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जब तक कि हम उससे कनेक्टेड नहीं महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चर्चा आप सबको कनेक्ट करने के लिए करेंगे। Normally, there is a difference in the perception and the experience. हम लोग बहुत सी चीजें परसीव करते हैं डायरेक्टली, but that doesn't constitute our experience. Sometimes we claim that our experience is corresponding to our ages. कि हम इतने साल के हो गए हैं, तो शायद हमें इतने साल का अनुभव है। But as a matter of fact, experience is the subject matter of experiments. Without experiments, there cannot be any experience. और शायद experiments हमने केवल अपने बचपन में कुछ किए होंगे। Thereafter, we all are living a hypnotized life. एक सम्मोहन की जिंदगी हम जी रहे हैं। फायर फाइटिंग, एक सवाल हमें आपसे पूछना है जो जनरल अक्सर में, आप जरा समझिए कि सबसे पहले मनुष्य ने आग जलाना सीखा था या आग बुझाना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोग जलाने वालों के साथ में हैं? हमारे बीच में बहुत सा ये कन्फ्यूज़न है। और शायद हमने कभी जब बचपन में पढ़ाई की कि मनुष्य ने आग जलाना सीखा, तो हम ये भूल गए कि मनुष्य ने जब आग जलाना सीखा था उस समय उसने आग की खोज नहीं की थी। आग तो सदा से ही इस पृथ्वी पर रही है, और शायद ये पृथ्वी एक सूरज के गोले, आग के गोले के रूप में अलग हुई थी, और तब से इसमें बहुत सारी तरीके से आग लगती रही। जंगल की आग लगती रही, ज्वालामुखी से आग लगती रही, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता रहा केमिकल रिएक्शन से। कूड़ा है उसके अंदर अपने आप आग स्वप्रज्वलन हो गया, स्पॉन्टेनिटी। और उससे हमारी जो प्रिमिटिव लाइफ थी, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इससे कनेक्ट होंगे तो आप इस हमारे इस वर्तमान स्वरूप को ठीक से समझ सकेंगे। हमारी प्रिमिटिव लाइफ जंगलों में हुआ करती थी, गुफाओं में हम रहा करते थे। उसमें हमको बहुत कुछ करने को नहीं था। जंगलों में आग लग जाया करती थी, गुफाओं में धुआं भर जाता था, हम वहाँ से निकल के भागते थे। और शायद हमने आग बुझाना एक बहुत ही सनातन गुणधर्म के रूप में इसे प्राप्त किया। सनातन गुणधर्म एक प्रकार की सनातन सेवा है जो हमारे साथ में जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है, हमने सबसे पहले आग से ही अपनी रक्षा करना शुरू किया। धीरे धीरे ट्रांसीडेंस की तरफ हम बढ़े, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। इतनी बड़ी इमारतें नहीं हुआ करती थीं, झोपड़पट्टी घास फूस के होती थी। इवन चाणक्य के समय में करीब 300 बीसी के आसपास जब चाणक्य का काल हुआ, उसने एक अर्थशास्त्र लिखा है, और उस अर्थशास्त्र में भी उसने, चूंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है ये,
तो उसने उस समय भी आग, नगरों में आग बजाने की योजनाएं बनाई थी। उस समय की योजनाएं आप सुनिए कि उसने नगरों की जोनिंग का कॉन्सेप्ट दिया अर्थशास्त्र में चाणक्य के द्वारा, कि नगरों में जोनिंग की जाए कि कहाँ पर राजभवन रहेंगे, शासकीय भवन रहेंगे, कहाँ पर हमारे जाति भवन रहेंगे, कहाँ पर हमारे सुरक्षा संबंधित इंतजामात होंगे। इस तरीके से जोनिंग के कॉन्सेप्ट के बाद उसने एक लॉ बनाया, क्योंकि उसमें हमारे पास लाइटर और सब नहीं हुआ करते थे, हम जंगली घास फूस से खाना बनाने का इंतज़ाम करते थे, चूल्हा जलाते थे। उसने कहा भाई गर्मियों के समय में सूर्यास्त से सूर्योदय तक ही आग जलाई जाएगी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आग नहीं जलेगी, क्योंकि उसमें तेज हवाएं चलने लगती हैं और आग की चिंगारी दिखाई भी नहीं देती है, रात में हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार उसने शासकीय भवनों के पास पंचगटिनम करके एक संस्कृत का शब्द है कि 5 बर्तन, बड़ा घड़ा पानी डालने के लिए, पानी भरने के लिए, धृति किसी चीज़ को गिराने के लिए, एंड फायर बीटर उसमें पीट पीट के आग बुझाते थे, वो रखने के लिए 5 उपकरण का कॉन्सेप्ट दिया कि इनको रखा जाए। आग लगा देते थे लोग, क्योंकि जो गुस्सा आज है वही 5000 साल पहले हुआ करता था। लोग आर्सनिंग होती थी, कहा भाई जो आग लगा दे उसको उठा के आग में फेंक दिया जाए, मृत्युदंड का कॉन्सेप्ट दिया। और सभी लोगों के लिए था कि हर कोई जो भी उसको अग्निकांड को देखेगा वो उसको बुझाने में सहयोग करेगा। अब हम वहां से ट्रांसिडेंट हुए अर्बनाइजेशन की तरफ। पहले केवल प्राकृतिक और साधारण आगे हुआ करती थी, जिनके कारण नेचुरल हुआ करते थे, हमारी पकड़ में नहीं थे। आज जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाउसिंग, कमर्शियल, बिजनेस, हॉस्पिटल्स हम विकसित कर रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें सुविधाएं बहुत हम बढ़ा रहे हैं। एक मनुष्य की जीवन जो है वो सुविधा भोगी होता जाता। जैसे जैसे हम सुविधा भोगी होते हैं हमारी अवेयरनेस का लेवल डाउन होता जाता है। वी बिकम मोर एंड मोर लेस अवेयर, लेस एंड लेस अवेयर। जब हम अवेयरनेस हमारी कम हो जाती है तो हमसे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, हम समझ भी नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देती। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा कि हमने पहले आग जलाना सीखा और बाद में बुझाना सीखा। ये हमारा सम्मोहन, एक हमारा रिएक्शन है। व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट इज स्टोर्ड इन अवर मेमोरी। तो जैसे जैसे हमारा ये अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सुविधा भोगी जो हमारी जीवन शैली है, जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस कम हो रही है, अब हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ गए। अब हम केवल फायर फाइटिंग से वी आर मेकिंग ए पैराडाइम शिफ्ट। हम दूसरी तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहां पर लाइफ सेफ्टी पहला हो गया, नॉट फायर सेफ्टी। नेशनल बिल्डिंग कोड भी हमें वही कॉन्सेप्ट देता है कि लाइफ सेफ्टी फर्स्ट, फाइटिंग फायर नेक्स्ट। फायर फाइटिंग हमारा अब उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है किसी भी बिल्डिंग में, आप जरा महसूस कीजिए हमारे साथ अभी और इसी वक्त, कि अगर यहां पर कोई फायर होता है और ये पूरा कमरा स्मोक लॉगिंग हो, तो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा? टेल अस। Come please participate, otherwise we will not reach anywhere, because I have not brought any PowerPoint presentation. It is all we have to connect with the subject. Sorry? Human safety. What human safety we will do right now? Here and now. भागेंगे। सबसे पहली हमारी जरूरत है कि हम यहां से भाग जाएं, बाद में सोचेंगे कि करना क्या है। ठीक बात। पलायन और इवैक्यूएशन, हिंदी में कहेंगे इसको निष्क्रमण, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। अब पलायन कहने में तो बहुत इजी है, अब हम जरा डीप यात्रा करें इसकी,
तो हमारी ऑक्यूपेंसीज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसीज होती हैं। कुछ लोग यहाँ के काम करने वाले हैं जिनको सारे रास्ते पता हैं। कुछ लोग यहाँ कैजुअल विजिटर्स हैं, कभी कभी आने वाले, उनको रास्ते नहीं पता हैं। दे हैव टू बी गाइडेड बाय द कॉन्स्पिक्यूअस योर इंस्ट्रक्शंस। और कुछ इसमें से जिनको हम आजकल कहते हैं दिव्यांग हैं, हॉस्पिटल्स में लोग पेशेंट्स होते हैं, अनकॉन्शियस, फ्रैक्चर्ड, डिसेबल्ड पर्सन, प्रेग्नेंट वुमेन, स्मॉलर चिल्ड्रन, older people. There are variety of occupancies. We'll have to respond their psychology. Even with respect to their educational qualifications, people react with the situation. With respect to their training, with respect to their exposures, with respect to their exercises, mock exercises, if they are exposed to, their reactions will be altogether different. किसी भी जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है और मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, तो एक फैक्टर हो गया हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस, जो हमारी इस सुविधाभोगी जीवन शैली का परिणाम है। और दूसरा हमारा ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, जिसमें विशेषकर हमारे सामने दो चुनौतियां होती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कहीं मैं कहीं सब्जेक्ट से दूर तो नहीं जा रहा हूं। दो चुनौतियां हमारे सामने किसी अपकमिंग उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। पहली तो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक ने, और अर्थक्वेक से फायर होती है, अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा फायर्स होती हैं। तो अर्थक्वेक का ट्रीटमेंट हम एट द इंसिपिएंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, वन टाइम टास्क। दूसरा आता है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी को हम कन्वर्ट करेंगे लाइफ सेफ्टी में, लाइफ सेंटर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। द कॉन्सेप्ट, वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू इनकॉर्पोरेट डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू द डेवलपमेंट प्लानिंग फ्रॉम वेरी इंसिपिएंट स्टेज। जब भी हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग शुरू हो, उसी दिन हम ये सोच लें इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसी प्रकार लाइफ सेफ्टी के लिए भी हम, और अर्थक्वेक में भी खास तौर से एस्केप, इवैक्यूएशन प्रोविजंस, एस्केप रूट्स, अल्टरनेट एस्केप्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इनकी जरूरत पड़ती है। Now the question arises, if these all parameters are given in the codes, then why should anybody and everybody can read the National Building Code? Anybody and everybody can read the minimum standards. Why should it be given, go to the fire professionals? What is the reason? We'll have to analyze this also, understand this also. क्योंकि नॉर्मली जब हम इन पैरामीटर्स को देखते हैं तो हम उसमें गणित लगाने लगते हैं। एनी कोड विच इज अल्टीमेटली वन स्टैंडर्ड डिवाइज्ड विद सर्टेन इंजीनियरिंग पैरामीटर्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर द challenges we face during the earthquake or fire safety. Now the code has to be decoded for its purpose, for its performance. अगर हम गणित के हिसाब से कोड में चले तो हम परफॉर्मेंस से चूक जाएंगे। जैसे जिंदगी में हम चूक जाते हैं, जब हम पैदा होते हैं, पैसा कमाने में लगे तो केवल पैसा ही कमाते रह गए, आखिरी दिन पता लगा अरे मैं भी तो था, और पूरी जिंदगी से चूक जाते हैं। वैसे ही कोड का इस्तेमाल करते समय भी हमें परफॉर्मेंस को फोकस में रखना पड़ेगा। मतलब कोड हैज टू बी डिकोडेड फॉर इट्स फॉर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस एंड गिव परफॉर्मेंस इन केस ऑफ द
challenges arising. तो वहां पर हमें इवैक्यूएशन, escape routes एंड एक्सेसिबिलिटी, उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं उस समय हमें फायर सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ता है कि फायर सिचुएशन में क्या स्थिति होती है। ऑर्डिनरी स्थिति नहीं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यार वो रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल, हमारी पूरी गणित सही है, लॉजिकली वी ऑल आर राइट, बट लॉजिक हैज टू बी एग्जामिन्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. दैट टाइम our memory functions, our reaction functions. तो फायर की जब सिचुएशन होती तो हमारे सामने 3 चैलेंजेस सामने होते हैं. पहला तो फायर अपने आप में, दूसरा स्मोक, और तीसरा हो गया पैनिक. अब स्मोक भी वो घास फूस और धान के खेत का स्मोक नहीं. The smoke we have to face, that is from the modern art items we are using in our building constructions and decorations and all that, जो बड़ा पॉइजनस है. मतलब हमारे घर के अंदर जितने प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो पूरे परिवार को मार देने के लिए काफ़ी है, उसमें से धुआं निकलने वाला. जितने प्लास्टिक हमारे घर में होती है वो पूरे परिवार को, मुझे याद है आई वॉज पोस्टेड इन लखनऊ, यहाँ पे तेलीबाग एक जगह है, एक कमरे में टेलीविज़न रखा हुआ था और उस पर एक स्टेबलाइज़र था. रात में बिजली चली गई, लोग टेलीविज़न को ऑफ करना भूल गए. 7 मजदूर लेटे हुए थे उसमें, परिवार उसका पूरा, बच्चे औरत सब थी. रात में अचानक बिजली आया होगा, पावर बढ़ा होगा, फ्लक्चुएशंस हुए, उसके बाद वो टेलीविज़न जो है स्मोल्डर हो गया और उसके स्मोक से द होल फैमिली फिनिश्ड. और ये दैट we face now and then may not become the headlines of the newspapers. 2-4 आदमी मरते हैं तो हमारे हेडलाइन नहीं बनती है, 100-50 मरते हैं तब जाके थोड़ा बहुत हम जागते हैं. अब हम इसको डील जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले फायर एंड स्मोक एंड पैनिक में सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने आता है पैनिक का. Are you conceptualizing it? Yes. Because it is not simply I am repeating the National Building Code, because that anybody can read. We have the concept that then our reading will be, it will take us to some different direction and different place. तो सबसे पहले when we are gripped into panic, अब पैनिक हो गया, उस समय हमें क्या करना है? How to manage the panic? Panic has to be released by our escape routes, egress systems, discharge, access, and evacuation, corresponding to the nature of occupancies, psychology of occupancies, physical strength of the occupancies, and the construction and design of the buildings. Every design leaves the different challenge for orientation of the escape routes. हर डिजाइन में एक अलग बात होगी और उसमें escape routes का ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है. We need to be very much sensible about it. So then only we can implement the National Building Code in its letters as well as in spirit. Normally we implement in letters, I miss the spirit. So we'll have to focus on the spirit also. So the performance we are desiring, the problem must reach to it. दूसरी बात आती है स्मोक मैनेजमेंट के. एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि हमारे दुनिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं सबसे ज्यादा द फेलियर ऑफ एस्केप एंड इवैक्यूएशन सिस्टम. कैन यू परसीव इट? मोस्ट ऑफ द डेथ्स, अभी आमरी हॉस्पिटल कोलकाता में 100 लोगों का करीब डेथ हुआ, 100% died because they could not escape. And we all
wish to escape in case of emergency. Failure of escape and evacuation, because an unfortunate part of our country also, why we are not reaching to the spirit. That is all because we are very rarely connected with the researchers. We have the knowledge, but application of the knowledge is missing from our perspectives. We are developing our youth, including us, but the vision is missing. The application of knowledge is very widely missing. We do not understand what for we have learned something. After the panic, the another reason which causes deaths, that is the smoke management, smoke logging. So while thereafter the priority comes of the fire, in National Building Code you will see the word used, that is fire protection, not firefighting. Firefighting means as if we want to fight fire for sake of nothing. Our focus is only on the firefighting. In fire protection, the focus is shifted towards the life. So when we go for the installation and inbuilt systems for fighting fire in a particular building, the very basic purpose of it is to enhance the evacuation time. Providing fire protection to the occupants to enhance the evacuation time. कि जो लोग भाग रहे थे यहाँ से, जिनको हम इवैक्यूएट कर रहे थे, उनमें से कुछ फंस गए, कुछ नहीं भाग पाए, कुछ का समय थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है. Then we have to provide that fire protection system to enhance the evacuation time, not to fight the fire. We can rebuild the building, we can restore our goods, restore our material. That is not very big problem. The problem is that the human life should not be endangered, it should not be lost. Because that creates so many complications, so many implications in the society. लिवलीहुड चला जाता है, रेजिलियंस कैपेसिटी हमारी गिर जाती है. तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा लाइफ है, दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. क्योंकि इसके बड़े एक्सपोनेंशियल लॉसेस होते हैं सोसाइटी पे. बहुत सारी इससे जुड़ी हुई चीजें जो हमें बाद में जितना खर्चा हम पहले कर लेते या हम अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट कर लेते उस समय, हम कर सकते थे. आप लोगों के साथ में एक समस्या और जुड़ी हुई है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में हम लोग फायर फाइटिंग ही करते हैं, और उसमें जुड़ा हुआ फायर फाइटिंग ठीक है, हमारी इंस्टिंक्ट है, हमारा बहुत नेचुरल प्राकृतिक गुणधर्म है. जंगल में हुआ करती थी फायर फाइटिंग. अब हम स्वयं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं. अब हमें लाइफ सेफ्टी को फोकस करना है. भगवान के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में फायर फाइटिंग हो सकती थी, अपने आप को हम सेव कर सकते थे. अब जो हम बना रहे हैं इसके जिम्मेदार हम हैं. तो उसमें जब हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं कि ट्रैवल डिस्टेंस चाहिए, ओपन स्पेसेस चाहिए, जमीनें महंगी हो गई हैं, शहरों में जमीनें बहुत महंगी हैं. उस वक्त हम अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने में लगे होते हैं कि कितना हम मैक्सिमम स्पेस इसमें से सेल कर सकते हैं, कितना हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको. तो हम सेटबैक में कंप्रोमाइज शुरू करते हैं, ओपन स्पेसेस में कंप्रोमाइज शुरू करते हैं. रिस्पांस आता है, रिएक्शन जो आता है खासतौर से
आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स के साहब कि आप जो बताइए वो हम फायर फाइटिंग का सिस्टम लगा देंगे, एक दो पंप ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन पंप क्या करेगा अगर एस्केप नहीं हो पाया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि हमें बिल्डिंग में और जो रिलेशनशिप है हमारी लोकल फायर एजेंसी के साथ में, दैट आल्सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। All the upcoming infrastructures are supposed to be self-contained with the fire and life safety provisions. No building should depend upon the local fire agency because though they are the first responders, but still there has to be far more first responders which are occupying the building, who are users. So that has to be self-contained. Local fire agencies have to be considered as the supplementary agencies. They can help you, they can supplement their facilities. But in the beginning, what is going to happen within few minutes, that has to be taken care of by the people who are using. That indicates that not only the building construction, but the building operation also becomes very important. Despite incorporating, despite building all the provisions of fire and life safety, during the construction, we deviate, we overlook, rather we compromise and fail in the escape, evacuation and access in case of emergencies. कभी कॉरिडोर्स में हमने टेबल कुर्सियां स्टोर कर दी, चैनल गेट्स बंद कर दिए या चैनल गेट्स लगा दिए. द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, they are just moving in the different and opposite directions. The life safety says that keep more space open and easy for evacuation. The security that forces us to keep most of the places closed. चारों तरफ से हम बंद करने की कोशिश करते हैं. Now we'll have to draw a balance in this. We'll have to appoint the people. During the mock drills we face that the places which were provisioned for the escape as escape routes, they were closed. They were not accessible for the people at the time of emergency. So the building operation, that also becomes very important. We'll have to devise regular fire safety audits, mock drills, so we understand time to time, because that is a subject matter of awareness. You see, एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं. बहुत से हादसों का कारण बनता है. घरों में हम लोग चूल्हे पे काम करते हैं. बहुत सी लेडीज यहां भी हैं. महसूस किया होगा कि कई बार किसी से हम जब दूध उबालते हैं उसका दूध उबल ही जाता है. 100 में 90 मौके पर दूध उबल के बाहर गिर जाता है. सबके साथ नहीं होता है. Some of us. Now this indicates our lack of awareness. Means where we are there our mind doesn't exist. और हम कहीं का खो गए या चले गए. जब दूध उबलता है तो गैस चूल्हे से आग तो बुझ जाती है लेकिन गैस नहीं बुझती है. गैस लीक होती रहती है. And then we face the accident. क्या इस एक्सीडेंट को आप नेचुरल एक्सीडेंट कहेंगे? इज इट अ नेचुरल एक्सीडेंट और इट इज बॉर्न आउट ऑफ अवर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैन बी प्रिवेंटेड? नेशनल बिल्डिंग कोड में फिर उसको 3 भागों में बांटा गया है. पहला पार्ट उन्होंने लिया है फायर प्रिवेंशन. दूसरा पार्ट उन्होंने लिया है लाइफ सेफ्टी. और तीसरा पार्ट है उनका फायर प्रोटेक्शन. फायर प्रिवेंशन अगर आप देखेंगे तो नेशनल बिल्डिंग कोड में अभी 13 चैप्टर हो गए. पहले 10 हुआ करते थे, 10 क्या थे. उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फायर एंड लाइफ सेफ्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट.
बाकी सारे लोग क्या देखते हैं, नाली ठीक से निकली, वेंटिलेशन ठीक से है कि नहीं है, पार्क बना हुआ कि नहीं बना हुआ आसपास, सड़क है सामने कि नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंफर्ट, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कन्वीनियंस, बट ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन वी आर सर्वाइविंग. If we are surviving, if our survival, our health is ensured, then everything is important in the world. And as long as it is endangered, then we will be missing everything. So it is a subject matter even connected with our awareness also. We'll have to raise the awareness. आज की सुविधा भोगी जीवन शैली में हमें अवेयरनेस पर भी फोकस करने की जरूरत है. And then we can see the things as they are, instead of seeing the things as we are in a sleeping mode. So this fire prevention, this is also we have to little understand it. The constitution of fire. Fire constituted by the three elements. Number one is the temperature, second is the fuel, and third is the oxygen or the air. If these three constituents are combined, then it ignites. Now, these 3 points also we use for the firefighting purposes. Similarly, we can reverse use it. The fire prevention, very simple thing, you can do it at your homes, at your places, wherever we are living, where we are sitting. These 3 points, if there is any probability of meeting all these 3 things, temperature, fuel and air, that means there is a possibility of fire. So what we have to do for the fire prevention, though it is not given in the National Building Code, we have to disintegrate them. Disintegrate the triangle. You just see, scan the place and see wherever there is the possibility of meeting these 3 things, 3 constituents. We have to disintegrate them. One of them, if you are dissociating, we will be safer enough. And this exercise is very simple. We can all understand and do it. Not very deep engineering. The second is the life safety. Life safety means all the provisions which are related to our life safety, that is escape, evacuation, access, that we'll have to ensure. जब भी हम कहीं जाएं, हम स्वयं अपने आप में इसको देख सकते हैं कि साहब हमें यहाँ से भागने का रास्ता है सही या नहीं. अब आजकल शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, एट्रियम होता है, आप जरा विजुलाइज कीजिए उसको कि किसी एक शॉप में आग लगती है तो स्मोक जो है दैट ट्रेवल्स एंड फिल्ड अप इन द होल बिल्डिंग. पूरी बिल्डिंग में स्मोक हो गया. जब पूरी बिल्डिंग में स्मोक हो गया, देन द ऑक्यूपेंट्स दे आर ग्रिप्ड इनटू द पैनिक. अचानक भागने का ख्याल आता है कहां जाएं. अब नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, मान लीजिए 10,000 आदमी एक साथ है, उनको निकलना है, और वो जब भागते हैं तो इट इज नॉट दैट इट इज एवरी route is not the escape route. That doesn't qualify. The qualification of an escape route is to provide a safe egress where the atmosphere, the ambience is conducive. अब वहां पे हमको अल्टरनेट escape की जरूरत पड़ सकती है, हम बाहर जाएं. इसके लिए हमें लगातार जो है पीरियडिकली 6 महीने पे मॉक ड्रिल्स का आयोजन करना पड़ेगा. हम सब में एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारा विकास हो रहा है, ये कहीं हमारे विनाश का पर्याय न बनने पाए. अगर हम अंधे होकर के ब्लाइंडली इस रास्ते पर चलते गए तो ये हो सकता है
कि हम इतनी दूर निकल जाएं कि फिर वहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाए और हम बहुत पीछे फिर पहुँच जाएं। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा विकास टिकाऊ हो। जो हम आज विकास करें उसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लें। क्या क्या खतरे आ सकते हैं, क्या क्या हमारे सामने समस्याएं हो सकती हैं, और उनके समाधान उसमें समावेशित कर लें। समावेशित विकास के लिए हम आगे बढ़ें। उस दशा में हमारी जो कैपेसिटी है वो डेवलप मतलब मीन्स दैट विल हैव द स्मूथ फ्लो। इसको मेजर हम कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए हमें दिया गया रेजिलियंस कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू रेजिलियंट अगेन। मतलब हम गिरे, हमें कोई एक्सीडेंट से सामना करना पड़े तो हम कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी हम नॉर्मलसी को रिस्टोर कर लेते हैं। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ रेजिलियंस। अभी हमारे साथ जिस ढंग से हम विकास कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस का फैक्टर वो काफी कम है। उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। आप सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस विकास की यात्रा में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर आप में से कुछ लोगों और अधिकतर लोगों को जो हम बात आपसे शेयर कर रहे हैं, अगर आप उससे सहमत हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी क्रांति आना शुरू हो जाएगी। दैट इज वी विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम ओनली फायर फाइटिंग टू द फायर प्रिवेंशन, डिजास्टर प्रिवेंशन, एक्सीडेंट रिडक्शन, लाइफ सेफ्टी and fire protection. That is the, we will be shifting towards it. From reactive fire service to the proactive fire service. Rather, हमको भी अभी बहुत है, even our house itself is not in order. We'll have to bring our own house also in order. That is the requirement of our days. Otherwise, we'll have to suffer irreparable losses if we are not getting aware. And we are meeting accidents. We are meeting now and then. Sometimes, irrespective of our reputation and financial status, उपहार सिनेमा कांड हुआ, many people of us, विक्टोरिया कांड हुआ, many people of our society, even important people they also. अभी गाजियाबाद में एक और नोएडा में एक हुआ, 6 लोग डेथ हुआ, even including the owner of the factory. So it is not a question that कि I will not be the victim, any one of us. वो अलग बात है कि भगवान ने हमारे सबके कान में कह दिया है कि भाई और तो सब तो ऐरा गैरा मरण धर्मा, और आपको हमने अलग से स्पेशल बनाया है, इसलिए हमें तो कुछ नहीं होने वाला है। बट विदाउट सेंसिटिविटी, जब तक कि हम अपने संवेदनशीलता को विस्तार नहीं देते हैं, सबके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, it is difficult to understand. And this is the high time when we have to understand this and we have to shift our mindset from this hypnotized vision to the actual. We will have to see the things as they are. We will have to give a jerk to our memories. We will have to see the real challenges, living challenges before us. Many congregations, बहुत से मेले होते हैं, बड़े सारे कांग्रीगेशंस होते हैं, बहुत सारे सर्कस और पंडालों में बहुत कुछ लगाते हैं हम लोग। वी आर हार्डली अवेयर, ब्लाइंडली वी आर डूइंग, एंड नाउ एंड देन वी मीट आल्सो एक्सीडेंट्स, स्टैम्पीड, 50 आदमी मर गया, 40 आदमी मर गया, 60 आदमी मर गया। पैनिक, पैनिक की खास बात है। ये पैनिक कब आता है? पैनिक के लिए जरूरी है 2 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर की आवश्यकता होती है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक पैनिक, दैट इज द परसेप्शन ऑफ थ्रेट टू लाइफ, थ्रेट परसेप्शन, कि हमारी जिंदगी को खतरा है। ये पहली जरूरत है। अभी यहीं इसी कमरे में पैनिक डेवलप हो सकता है। हम लोग बड़े क्लोज हैं, एक दूसरे का बड़ा सम्मान कर रहे हैं,
लेकिन हम में से बहुत से लोग एक दूसरे को पैर रख के बाहर भागेंगे विदाउट केयरिंग द लाइफ ऑफ द अदर्स। दूसरा फैक्टर आता है व्हेन वी परसीव दैट देयर इज द स्कोप ऑफ लिमिटेड और नो एग्जिट, नो एस्केप। हम भाग नहीं सकते कहीं बाहर, एस्केप बहुत कम है, लिमिटेड है, इतने लोग बैठे हैं, एंड देयर इज द परसेप्शन ऑफ लाइफ थ्रेट। नाउ दिस विल ट्रिगर द पैनिक, this will trigger the panic, and where the things could have been dealt in order, that all will be gripped into the disorder. So just little go for the case studies. It is a very unfortunate part that we are not connected with the social studies, with the practical knowledge, with the application of knowledge, to permeate the actual solutions for which we have perceived particular ideas. हम बहुत सारा ज्ञान कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं अपने रूल्स में। अनफॉर्चुनेट पार्ट की एक भी केस स्टडी हमने नहीं किया। बाहर से हम ले आते हैं, बाहर वाले पढ़ते हैं, सीखते हैं, नतीजा उसका यह होता है कि हमारी अप्रोच जो है वो बॉटम अप अप्रोच होने के बजाय टॉप डाउन अप्रोच हो जाती है। वी डिवॉल्व द थिंग्स इंस्टेड ऑफ इवॉल्विंग। जब हम किसी चीज को इवॉल्व करते हैं, हो सकता है लोकल इंटेलिजेंस, लोकल सॉल्यूशंस, दे कैन बी फार मोर हेल्पफुल टू अस, बट वी मिस दैट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट डिवॉल्विंग इट, हम थोप देते हैं ऊपर से। वी डोंट अंडरस्टैंड देम, वी डोंट ग्रास्प देयर usefulness, and then we miss the actual performance of particular code or standards, or even the knowledge what we have borrowed. I think it is quite lot we have discussed. Not discussed, but rather it has been an auto address. So any question, anywhere you want, seek my, what I feel, what I understand, you are most welcome, please. क्या सर और कुछ बोलना अभी कंटिन्यू रखना? हाँ, पहले मुझे भी एक क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए कि जो मैंने बताया वो कुछ आपने हमारी बात समझी या नहीं समझी? मतलब ओवरहेड तो नहीं कि समथिंग इररिलेवेंट आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग। होते हैं, कुछ एजेड होते हैं, कुछ फ्रैक्चर्ड होते हैं, कुछ प्रेग्नेंट होते हैं। इन केस ऑफ फायर, जब फायर होती है तो उस केस में लिफ्ट का ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं जनरली। और आजकल हर बिल्डिंग में जनरली 2 स्टेयरकेस होती हैं। एक होती है कि फायर एग्जिट होती है और एक नॉर्मल स्टेयरकेस होती है, जो कि दोनों की दोनों यूज़ की जाती हैं। बट ऐसे केस में जो लोग ओल्ड एज हैं, जो लोग नहीं भाग सकते, जो लोग व्हील चेयर पर चलते हैं, उनके लिए कोई भी सिस्टम जो है बिल्डिंग के अंदर नहीं होता कि जिससे कि वो बाहर निकल सकें। अनटिल अनलेस उनकी सेफ्टी के लिए हाउ व्हाट वी आर थिंकिंग, एंड क्या हम लोगों के इसमें माइंड। एक तो जो आपने कहा कि लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, अभी टेक्नोलॉजी में उसको यूज़ करने के प्रोविजंस बनाए गए हैं, प्रेशराइजेशन किया गया है लिफ्ट का और कॉरिडोर्स का, कि इसको प्रेशराइज करके इस ढंग से रखा जाए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी आइसोलेट किया गया है। कि अल्टीमेटली सिंस वी आर वेरी मच इन टेक्नोलॉजिकल एरा, सो वी एनहांस अवर कैपेसिटीज थ्रू टेक्नोलॉजी। इसलिए दूसरा, रिफ्यूज़ एरियाज़ हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी वो दिया गया है कि रिफ्यूज़ एरियाज़ बनाए जाते हैं बिल्डिंग्स में, बहुत ऊंची बिल्डिंग होती हैं तो उस पर भी लोग जाकर के शेल्टर ले सकते हैं। He wants to say.
अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने 2 या 3 साल पहले अप्रूवल लिया हुआ है, जो कि पिछले कोड्स के मुताबिक सैंक्शन हो गया था, अब किसी भी कारण, क्योंकि जैसा आपने बताया नया बिल्डिंग कोड भी रिवाइज हो गया है 2016 में, और अगर हम उसको रिवीजन करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो जो नया हम लोग फिर से अगर हम लोग फायर का अगर एनओसी लेते हैं तो उसमें पिछले वाला कोड का हमें फॉलो करना पड़ेगा या सारा एग्जाम करके नए वाले कोड पे करना पड़ेगा, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के समय हमें कौन सी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा? In fact, if you have already constructed the building following the older code, then definitely you can't do anything. You can claim that since older code was applicable and was in force, you have followed it. But if you have not started, then you have got the freedom to go by new code. सर अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई चीज़ आ रही है, जैसे हमारे कंटिन्यूशन में बेसमेंट बन रहा है, हमने कुछ टावर्स की परमिशन ले ली, अब एक थर्ड टावर हम प्रपोज कर रहे हैं जो कि नए कोड्स पे आ रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि कुछ एयर चेंज के लिए कुछ रूल्स भी, एयर चेंजर के रूल पहले भी थे और अभी भी है। एयर चेंजर भी वही स्मोक मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि भाई बेसमेंट हम बना रहे हैं तो उसमें 30 एयर चेंजर पर आवर की कैपेसिटी वाले हमें एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे। इवन इंक्लूडिंग यूल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्स ऑफ एयर, कैसे माल बना रहे हैं उसमें हम लोग जो हमने बताया कि लेटर्स में हमने एयर चेंजर्स ऊपर लगा दिए कि 12 एयर चेंजर्स होने चाहिए सुपर स्ट्रक्चर में, और हमने 12 एयर चेंजर कैपेसिटी को हमने अडॉप्ट कर लिया, लगा दिया। बट इट हैज़ नॉट, द बिल्डिंग हैज़ नॉट बीन डिजाइंड टू मैच विद द क्राइटेरियन। तो आपका स्मोक जो है ऊपर हवा में घूमता रहेगा और स्मोक लॉगिंग बनी रहेगी, एंड स्मोक चेंजर्स एंड स्मोक एग्जॉस्ट विल नॉट फंक्शन, विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। सो ये सब डिजाइन क्राइटेरियंस है, विल हैव टू अडॉप्ट इन अ परफॉर्मेंस इफेक्टिव मैनर कि परफॉर्मेंस हमें, मतलब कोड हैज टू बी डिकोडेड। इट इज नॉट दैट सिंपली मैथमेटिकली और टेक्निकली और लीगली वी आर सेइंग दैट दिस आर दिस दैट। we'll have to see that the actual purpose we are achieving or not. We'll have to implement the code in the letter and spirit. Spirit also has to be kept in focus. Thank you very much for giving me an opportunity to interact with you all. Thank you. प्लीज एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सर का ऑन स्टेज ओवर हियर टू से फ्यू वर्ड्स एंड टू प्लीज एड्रेस द गैदरिंग। Good morning, namaskar everybody. Distinguished guests on the dais, my co-builders, my CREDAI members, people from banks in front of the dais. CREDAI UP heartily welcomes you in this seminar, knowledge seminar, I think first of its kind. CREDAI UP का जो भी स्वरूप है, उत्पत्ति है, वो हमारे चेयरमैन एस.के. गर्ग साहब की उस पर है। ये फाउंडर प्रेसिडेंट या क्रेडाई के उत्पत्ति से पहले भी जो भी संस्था रही है बिल्डर्स की, उसको गर्ग साहब ने ही फॉर्म भी किया है, चलाया भी है सालों साल। अब गर्ग साहब हमारे चेयरमैन हैं और हम लोगों को ये मौका दिया गया है इसको आगे बढ़ाने का, और अब समय भी है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, रेरा है, PMAY है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को नॉलेज बढ़ानी भी है। और स्पेशली जो सेकंड जनरेशन है, यूथ है, उनको बहुत ध्यान से ये चीज़ें सीखनी है, बिल्कुल इंसेप्शन से ये चीज़ें लागू करनी है। हम लोग की तो हार्ड डिस्क काफ़ी भर चुकी है, बड़ी मुश्किल से उसके अंदर चीज़ें जा रही हैं। क्रेडाई यूथ के लिए मैं स्पेशली बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा स्टेट कोऑर्डिनेटर कासिम अली, ही इज़ आवर आर्मी। हम तो बस बताते हैं, ये सब अरेंजमेंट वो सब करते हैं। क्रेडाई यूथ से और भी लोग हैं मेरे सामने, बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने आज JK सिंह साहब से, ही इज़ वॉज प्रॉम्प्टली ऑन टाइम, तो कुछ मिनट का इंटरेक्शन हुआ, मैंने अपनी बातें उनको शेयर करी। उन्होंने जो बात शेयर करी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो उन्होंने मंच से भी सबको समझाई। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम ये मेडिकल सेंसेस में सुनते हैं, उन्होंने उसको यहाँ बताया कि आग लगने के बाद उसको बुझाने के लिए भागना, ये बजाना, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है, पर उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके पहले की क्या तैयारी है। एंड लाइफ सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एज बिल्डर सर, आई विल एडमिट विद यू कि हमने फायर सेफ्टी को हमेशा अपने आर्किटेक्ट भाई लोगों की नज़र से देखा है, और ये माना ये उनका सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट कम है।
पर आज जो आपने हमको सेशन दिया है, मैं समझता हूँ जितने लोग हमारे डेवलपर्स मेरे यहाँ भाई लोग हैं वो आगे से फायर सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिए से देखा करेंगे। पहले भी देखते थे, परंतु उसमें मेनली कॉन्सेप्ट ये समझते थे हमारे जो कंसल्टेंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये उनका विषय है। इनफैक्ट मेरे सेक्रेटरी शोभित दास भी मुझसे कह रहे थे कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फायर सेफ्टी को हम लोग सुन रहे हैं। जनरली जितने भी सेशंस होते हैं हम अपने सोचते हैं कंसल्टेंट हमारा सुन लेगा, वही हमें बताएगा, वही प्लानिंग का वो पार्ट करेगा। तो मैं पुनः जेके सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए।